561 AI मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। अच्छा। सू चेन बेहद गुस्से में हंसा। तो मैं पहले तुम्हारे अधीनस्थ को मार डालूंगा और देखूंगा कि तुम तब भी कितने अहंकारी रह सकते हो। उसका गुस्सा बेकाबू था। इसी क्षण ये पूरी तरह से फट पड़ा। उसकी आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह अत्यंत गति से लुओ यान की ओर दौड़ा। लुओ यान बेहद सतर्क थी। उसे अपने ऊपर एक तीव्र घातक इरादे का आभास हुआ। विरोधी सचमुच उसे जान से मारना चाहता था। उन दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो शायद आज यहीं उसकी मौत हो जाती। उसने मन ही मन जू हाओ को फिर से कोसना शुरू कर दिया। जू हाओ जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी को उकसा रहा था। वह चाहता था कि प्रतिद्वंद्वी जीवन मरण के संघर्ष का अनुभव करे। इससे सिर्फ दिखावा करने का उनका विचार तुरंत चकनाचूर हो गया। सू चेन को अपनी ओर बढ़ते देख लुओ यान ने पूरी एकाग्रता से काम करना शुरू कर दिया। वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस्तादों के बीच होने वाले मुकाबलों में जीत और हार अक्सर पलक झपकते ही हो जाती है। दोनों मुख्य किरदारों के बीच द्वंद्व युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। सू चेन ने आंतरिक शक्ति के मध्य चरण में मौजूद लुओ यान को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपनी पूरी रफ्तार का इस्तेमाल किया और जब वह करीब पहुंचा तो उसने एक मुक्का मारा। यह मुक्का तेज, सटीक और निर्मम था। हालांकि यह जानलेवा नहीं है, लेकिन इससे प्रतिद्वंद्वी अपंग हो सकता है। जू हाओ एक नीच व्यक्ति था। वह दूसरे पक्ष के लिए हत्या का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। उसे अपंग कर देना ही काफी होगा। देखते हैं कि जू हाओ अभी भी कितना अहंकारी हो सकता है। हालांकि उसका मुक्का लुओ यान की ओर था, लेकिन वह किसी को नहीं लगा। इससे एक परछाई बन गई। सू चेन चौंक गई। उन्हें प्रतिद्वंदी की गति इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं थी। क्या ये जू हाओ का उस पर भरोसा था कि वह उससे अकेले ही निपटेगा? फिर भी पर्याप्त नहीं। प्राचीन काल से ही चिकित्सा कौशल और मार्शल आर्ट अविभाज्य रहे हैं। हालांकि उन्होंने चिकित्सा कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे मार्शल आर्ट के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा भी अच्छी थी और उन्होंने कम उम्र में ही हुआजिन पीक पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह तो सिर्फ एक परीक्षण था। उसने अपनी ताकत का केवल 50% ही इस्तेमाल किया था। सू चेन ने ठंडी मुस्कान दी। उसने फिर से ताकत जुटाई और लुओ यान पर हमला कर दिया, जो पलक झपकते ही एक तरफ हट गया था। लुओ यान ने डार्क वर्ल्ड में वर्षों के अनुभव से निपुणता प्राप्त की हुई अपनी गति तकनीक का उपयोग करके हमले से बचने में सफलता प्राप्त की। उसके मन में एक अनसुलझे डर की लहर दौड़ गई। वह आखिरी हमला बहुत खतरनाक था। अगर वह बचकर नहीं निकलता तो उसे इसका सीधा सामना करना पड़ता। अपनी ताकत के दम पर वह निश्चित रूप से सू चेन का प्रतिद्वंदी नहीं था। कम से कम चोट तो मामूली ही होती। अचानक एक अलार्म बजने लगा। एक बार फिर बिजली की गति से एक मुक्का चला, इतनी तेजी से कि कान ढकने और घंटी चुराने का भी समय नहीं था। ये पंच पहले की तुलना में कुछ अंक तेज था। एक शक्तिशाली आभा ने उसे घेर लिया। लुओ यान के पास एक पल के लिए भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि वह अब भी अनगिनत लड़ाइयों से प्राप्त अपनी संकटकालीन जागरूकता पर निर्भर था। उस नाजुक क्षण में उसका शरीर सहज रूप से मुड़ गया। वह एक बार फिर घातक हमले से बाल बाल बच गया। जू हाओ एक तरफ खड़ा होकर चंचल भाव से तमाशा देख रहा था। हॉन कियांगवेई ने कार से तरबूज के बीजों का एक थैला भी निकाल लिया। जू हाओ अच्छा शो देखते हुए खरबूजे के बीज चबा रहा था। वह कभी कभार कुछ टिप्पणियां करता था। हे, बस इतनी सी ताकत से तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम मेरे अधीनस्थ के कपड़ों के एक कोने को भी छू नहीं सकते। कचरा तो कचरा ही होता है। मैंने तुम्हें बदला लेने का मौका दिया था, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। छी, तुम तो उसे मार भी नहीं सकते। तुम्हारी सारी ताकत बेकार हो गई है। इन्हें टिप्पणियां कहा गया, लेकिन वास्तव में ये आग में घी डालने का काम कर रही थी। दोनों ही पात्र उसके शत्रु थे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन जीतता है या कौन हारता है। अगर उनमें से किसी एक की मौत हो जाए तो यह दिलचस्प होगा। वह देखना चाहता था कि उनमें से किसके नायक का आभामंडल अधिक मजबूत है। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि हॉन कियांगवेई उसके बगल में खड़ी है। जू हाओ ने रुचिपूर्वक बात की। हॉन कियांगवेई, आपके अनुसार इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है और अंततः कौन जीतेगा? हॉन कियांगवेई ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी का भाव था। उसे समझ नहीं आया कि जू हाओ ने ऐसा क्यों पूछा। क्या ये स्पष्ट नहीं था? सू चेन हुआजिन शिखर पर था। वह लुओ यान से 2 छोटे लोगों में अधिक शक्तिशाली था।
वे बिल्कुल भी एक समान स्तर पर नहीं थे। सू चेन अधिक शक्तिशाली था और उसकी जीत निश्चित थी। हालांकि हॉन कियांगवेई असमंजस में थी, फिर भी उसने अपनी राय व्यक्त की। तुम्हें लगता है सू चेन जीतेगा? मुझे नहीं लगता कि लुओ यान हारेगा। आखिरकार वह मेरा भतीजा है। मैं दूसरों का मनोबल बढ़ाकर अपनी प्रतिष्ठा को कम नहीं कर सकता। जू हाओ ने उदासीन भाव से मुस्कुरा दिया। उसकी निगाहें चारों ओर घूमी और उसने कहा, क्या हम शर्त लगा सकते हैं? मास्टर क्या शर्त लगाना चाहते हैं? हॉन कियांगवेई ने पूछा। उसने अब जू हाओ को गुरु कहने से खुद को नहीं रोका, क्योंकि वह उसे कई बार उस नाम से पुकार चुकी थी, इसलिए उसे इसकी आदत हो गई थी। जू हाओ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर सू चेन जीत जाता है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अपनी औरत नहीं बनाऊंगा। 562 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। अगर लुओ यान नहीं हारता है तो वह अगले कुछ दिनों में वापस जाकर मेरे लिए इसे साफ कर देगा। होन कियांगवेई के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे, लेकिन उसकी आंखें लगातार झपकती रहती थीं। उसे लगा कि जू हाओ उसे रिहा करने के लिए उसकी जीत पर दांव लगाएगा। उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। जी हाँ, सू चेन और लुओ यान दोनों ही जू हाओ के दुश्मन थे। उनकी जीत या हार का उससे कोई लेना देना नहीं था। जू हाओ जैसा हीरो ऐसा दांव कैसे लगा सकता है? हालांकि ये शर्त भी बुरी नहीं थी। वह उसे मजबूर नहीं करेगा। पिछले कुछ दिनों से वह जू हाओ के कार्यों और उसकी कामुक प्रकृति को देख रही थी। वह महिलाओं के साथ ऐसे खेलता था मानो वे उसके हाथों की कठपुतलियां हों। उसे भय का एक झटका लगा। उसे इस बात की चिंता थी कि जू हाओ कब उस पर डोरे डालेगा। और उसे जू हाओ ने नशीली दवा दी थी, जिससे उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। प्रतिरोध असंभव था। अगर जू हाओ ने उसके बारे में कोई विचार न रखने का वादा किया, फिर उसके लिए कुछ काम करना, भले ही वह उसकी शिकायत ही क्यों न हो, स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं होगा। वह घर बसाकर गुलाम बन सकती थी। दरअसल वह ये बात अच्छी तरह जानती थी। जू हाओ के स्वभाव को देखते हुए उसने अपना वादा निभाया या नहीं, ये केवल उसका अपना विचार था। लेकिन वादा न होने से तो बेहतर था, है ना? ठीक है, मैं मास्टर के साथ शर्त लगाता हूँ। हॉन कियांगवेई सहमत हो गई। उसे सू चेन की जीत पर पूरा भरोसा था। एक शीर्ष हत्यारे के रूप में वह स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि सू चेन की युद्ध संबंधी जागरूकता लुओ यान की तुलना में काफी कमजोर थी। लेकिन आखिरकार वह क्षेत्र तो मौजूद था ही। जू हाओ की आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक उठी। होन कियांगवेई को पूरा यकीन था कि सू चेन की जीत निश्चित है। उसने उसके दांव में मौजूद खामी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लुओ यान हारेगा नहीं, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि वह जीतेगा। क्या ये परस्पर विनाशकारी परिणाम हो सकता है? सू चेन के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। अभी अभी उसने अपनी 80% शक्ति का उपयोग किया था, और विरोधी ने एक बार फिर उसे चकमा दे दिया। तुरंत ही उसके भीतर क्रोध का एक और भी तीव्र ज्वार उमड़ आया। वह हुआजिन शिखर पर था। अगर वह आंतरिक शक्ति के मध्य चरण को भी संभाल नहीं सकता था, वह सचमुच एक विदूषक बन जाएगा। उसे ये भी नहीं पता था कि जू हाओ उसका मजाक कैसे उड़ाएगा। दरअसल इसी क्षण जू हाओ के व्यंग्यात्मक शब्द सामने आए। तुरंत बाद उसने जू हाओ और उसके निजी अंगरक्षक को खुलेआम शर्त लगाते हुए सुना कि कौन जीतेगा या हारेगा। सू चेन लगभग पागल हो गया था। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि वह यहाँ क्या करने आया था? परेशानी पैदा करना, हत्या करना। उन्होंने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सू चेन बेहद क्रोधित और गुस्से में थी। तुरंत ही हुआजिन शिखर की आभा अब और बाधित नहीं रही। उसने लुओ यान पर हमला किया। इस बार वह गंभीर था। जू हाओ ने कहा कि यह लड़का उसका भतीजा था। उसने अपनी ही मंगेतर और छोटी बहन को चुरा लिया था और उसे इतना अपमानित किया था कि उसे निश्चित रूप से जू हाओ के भतीजे को अपमान करना ही पड़ा। लुओ यान बाल बाल सू चेन के हमले से बच गई। लुओ यान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसे अभी भी थोड़ा डर महसूस हो रहा था। बाल बाल बच गए, उन्हें चोट लगते लगते बची। इसी क्षण उसने जू हाओ की आवाज भी सुनी और उसे लगभग खून की उल्टी करने का मन हुआ। तुम्हारा भतीजा आखिर कौन है? क्या वह सचमुच खुद को अपनी छोटी चाची का पति समझता है? सू चेन का उसके प्रति बढ़ता गुस्सा देखकर लुओ यान ने शाप दिया। जू हाओ आग में घी डालता रहा और उसे जान से मारने की कोशिश करता रहा। इसी समय जू हाओ और हॉन कियांगवेई की सट्टेबाजी की आवाजें सुनाई दी। क्रोध से लुओ यान की आभा अस्थिर हो गई। वे असल में हॉन कियांगवेई को पाने पर दांव लगा रहे थे। ये बेहद घृणित था। उसका सामना सू चेन से हुआ, जो पहले से ही क्रोध से अंधा हो चुका था।
लुओ यान सचमुच हार मान लेना चाहती थी और हॉन कियांगवेई को शर्त जीतने दो, लेकिन अगर वह हार स्वीकार करना भी चाहता तो सू चेन उसे ऐसा करने नहीं देता। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह उसे अपंग न कर दे। लुओ यान के पास दांत पीसकर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से सू चेन के 2 हमलों के बाद उसे एक समस्या का पता चला। विरोधी की ताकत बहुत अधिक थी और उसके हमले भी बहुत तीखे थे, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता मजबूत नहीं थी। उसने अभी तक अपने हाथों को खून से सना नहीं था। इस मामले में उन्हें फायदा था। इन वर्षों में उसने रक्त और अग्नि से परिपूर्ण इस अंधकार में संसार में अनगिनत छोटी बड़ी लड़ाइयों का सामना किया था, जो कोई मजाक नहीं था। वह इतनी जल्दी पराजित नहीं होगा। वह कितने समय तक टिक पाएगा, ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता था। सू चेन ने फिर से हमला किया। लुओ यान कराह उठी। उसकी तीक्ष्णता का सामना करने की हिम्मत न करते हुए वह केवल हताशा में चकमा दे सकती थी। लेकिन इस बार सू चेन ने पूरी ताकत लगा दी। हालांकि सू चेन के हमले के समय लुओ यान ने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करके तुरंत चकमा दिया। वह अब भी थोड़ा धीमा था। एक मुक्के से उसका कंधा छिटक गया। तुरंत ही मांस का एक छोटा सा टुकड़ा खुरचकर अलग कर दिया गया। तेज दर्द हुआ और लुओ यान ने मुंह बना लिया। 563 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। सू चेन ये देखकर बेहद प्रसन्न हुई। उसने एक और हमला शुरू किया और हर हमला पिछले हमले से अधिक भयंकर था। इसके बाद एक तरफा बेरहमी से पिटाई हुई। चोटों के कारण लुओ यान की गति काफी कम हो गई थी। सू चेन के हमलों से बचने में असमर्थ होने के कारण वह केवल उनका डटकर सामना कर सकता था। और उसकी ताकत सू चेन का मुकाबला कैसे कर सकती थी, जो पूरी ताकत से हमला कर रहा था। उसे धीरे धीरे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह लगातार खून थूक रहा था। उसके शरीर पर भी कई चोटें थीं। सिर पर कई घूंसे लगने के बाद उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था और उसे चक्कर आ रहे थे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। लुओ यान को महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या मेरी मृत्यु होने वाली है? उसके मन में एक सवाल उठा। प्रतिद्वंदी की ताकत बहुत अधिक थी, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे पीट पीट कर मार डालने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह बिल्कुल अनिच्छुक था। उन्होंने अतीत में बहुत कष्ट झेला था और अब उन्हें सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। यह उनके लिए जीवन का आनंद लेने का समय था। उसे अपने रिश्तेदार, अपनी चाची और वह महिला मिल गई थी जिससे वह प्यार करता था। लेकिन जू हाओ उन सभी को अपने साथ ले गया था। यान वू मेई ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जू हाओ के साथ एक समझौता किया था। वह असहाय होकर देखता रहा जैसे जैसे वह धीरे धीरे दम तोड़ती गई। उसकी चाची और उसकी बेटी को धोखा दिया गया और अपनी धूर्त बहन की मदद से जू हाओ ने अपनी चाची पर नियंत्रण कर लिया। अब तो वह अपनी बहन को भी घूरने लगा था। नहीं, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। अपनी अंतिम सांस लेते हुए लुओ यान की आंखों में एक अटूट प्रकाश की चमक थी। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी छोटी बहन को निश्चित रूप से कष्ट सहना पड़ेगा। उसकी चाची और उसकी बेटी जू हाओ के खिलौने बन जाएंगी। वह इस तरह का दृश्य देखने की बजाय मरना पसंद करेगा। इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। एक अनचाही दहाड़ के साथ लुओ यान की ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता रहा। जल्द ही उसने हुआ जिन नदी की दुर्गम बाधा को पार कर लिया। वह हुआ जिन पहुंच गया। उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई। अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ लुओ यान को जवाबी कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त हुई। अपनी चाची और उनकी बेटी की रक्षा करने के जुनून से प्रेरित होकर लुओ यान के हमले तेज और घातक थे। उसने सू चेन के हमलों को खुद पर पड़ने दिया, न तो उनसे बचने की कोशिश की और न ही उनसे बचाव किया। ये लगभग आत्मघाती युद्ध शैली थी। पास ही में जू हाओ ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। ये प्रोटैगोनिस्ट हेलो के सक्रिय होने का संकेत था। यही बात इसे रोचक बनाती है। लुओ यान के युद्ध अनुभव और उसकी जुझारू युद्ध शैली के कारण उसकी ताकत पहले से ही सू चेन के बराबर थी। बराबरी का मुकाबला देखने लायक होता है। उसने अपने बगल में बैठी रेड रोज पर एक नजर डाली। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे ये निजी अंगरक्षक का पद हासिल कर लेंगे। रेड रोज घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ से स्तब्ध रह गई। लुओ यान को इतनी बुरी तरह पिटते देख उसे लगा कि वह ये शर्त जीत जाएगा। उसे इस तरह के अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। एक शीर्ष हत्यारी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि दोनों के बीच ताकत का अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। जू हाओ की निगाहों को देखकर रेड रोज के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई।
क्या सू चेन सचमुच हार सकता है? उसने लुओ यान को घृणा भरी नजरों से देखा। इस व्यक्ति को अचानक इतनी बड़ी सफलता कैसे मिल गई? वह मर क्यों नहीं गया? अगर लुओ यान को पता चले कि जिस महिला से वह प्यार करता है वह चाहती है कि वह तुरंत मर जाए, तो वह क्या सोचेगा? ये निश्चित रूप से दिल दहला देने वाला होगा। लुओ यान ने रेड रोज की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। इस समय वह सू चेन से जी जान से लड़ रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, जीवित रहना। लुओ यान की अचानक मिली सफलता और उसके आत्मघाती हमलों ने बाजी पलट दी। अब सू चेन की पीछे हटने की बारी थी। शुरू में जब लुओ यान को सफलता मिली तो उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह हुआजिन शिखर पर था, तो अगर आपको कोई सफलता मिल जाती तो क्या होता? हुआजिन, तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं थी। क्षणिक अवसर का फायदा उठाते हुए लुओ यान ने चतुराई से उसकी कमर पर लात मारी। चटक, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। एक क्रूर संघर्ष शुरू हुआ। अंततः दोनों घायल हो गए। दोनों के बीच मामला सुलझने के बाद जू हाओजू परिवार में लौट आया। उनकी बेटी जू फेयान ने उन्हें एक अजीब नजर से देखा। रात के खाने के बाद उनकी प्राथमिक पत्नी सू वानकियू ने चुपके से अपनी बेटी की अच्छी बहन यान वू मेई से संपर्क किया और उसे रुकने के लिए कहा। 214 माता पिता के प्रति सम्मान भ्रष्ट हो गया। केवल आसपास के लोगों का ही शोषण करते हैं। कौन सही तरीके से ताश खेलता है? इस भीषण संघर्ष में सू चेन और लुओ यान दोनों घायल हो गए। अंत में दोनों पुरुषों ने पूरी क्रूरता के साथ लड़ाई लड़ी और आत्मघाती युद्ध शैली अपनाई। 564 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था और उसके कपड़े इतने फटे हुए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। हर जगह खून दिखाई दे रहा था। उनकी बाहरी चोटें पहले से ही भयावह थीं। उनकी आंतरिक चोटें और भी गंभीर थीं। कौन जानता था कि कितनी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। उसके शरीर का लगभग कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा था। लुओ यान के पास अब भी एक ही सांस बची थी। वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी। वह मर नहीं सका। हालांकि जू हाओ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जब तक वह जीवित था तब तक जीतने की संभावना थी। उसे छोटी चाची और उसकी बेटी की रक्षा करनी थी। मन ही मन वह अपने सामने बैठे सू चेन को कोस रहा था। लड़ाई के दौरान उसने कई बार आंखों से इशारे किए, बस थोड़ा सा दिखावा करो, अपने साझा शत्रु जू हाओ को तमाशा देखने न दें। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति क्रोध से अंधा हो गया और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उनका आक्रमण और भी अधिक तीव्र हो गया। लुओ यान असहाय थी और केवल बचाव ही कर सकती थी। जू हाओ का लक्ष्य पूरा हो चुका था। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस समय जू हाओ कितना प्रसन्न था। दो शत्रुओं ने अंत तक लड़ाई लड़ी, जिसमें दोनों को भारी नुकसान हुआ। ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। लुओ यान खुद को रोक नहीं पाए और उसने जू हाओ की तरफ देखा, जो एक तरफ खड़ा था। जू हाओ ने सूरजमुखी के बीजों के छिलके जमीन पर बिखेर रखे थे और उसका निजी अंगरक्षक उसे मालिश दे रहा था। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत खून की कई घूंटें उल्टी कर दी। डिंग! लुओ यान का क्रोध आसमान छू गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1000। सू चेन का हृदय विस्मय से भर गया। वह जू हाओ को सबक सिखाने के लिए उससे झगड़ा करने आया था। उन्हें ऐसे परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जू हाओ ने उससे निपटने के लिए एक हुआजिन को ढूंढा। उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उन्हें अपमानित महसूस हुआ। वह एक गरिमा में हुआजिन शिखर। क्या उसे लगा था कि हुआजिन को भेजने से उसकी समस्या हल हो जाएगी? ये किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक था? प्रतिद्वंद्वी की युद्ध जागरूकता और जुझारू लड़ाई शैली ने उनकी अपेक्षाओं को पार कर लिया। लुओ यान के सफलता हासिल करने के बाद वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। पहले तो उसने उसे दबाया, लेकिन बाद में वह उसके द्वारा दबा दिया गया। अब दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। दोनों में से कोई भी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक ड्रॉ। हालांकि इसे ड्रॉ कहा गया था, सू चेन को लगा कि वह हार गया है। वह हुआजिन शिखर का निवासी था। लुओ यान से 2 छोटे क्षेत्र ऊंचे हैं। हालांकि लुओ यान को बाद में अस्थायी रूप से सफलता मिली, फिर भी वह एक स्तर ऊपर था। और ये तब था जब हमारे पास बढ़त थी। अंततः दोनों पक्षों को हार का सामना करना पड़ा। वह महसूस कर सकता था कि विरोधी की युद्ध क्षमता बेहद मजबूत थी। उसका हर वार घातक था। उसके शरीर पर रक्त पिपासा अत्यंत तीव्र थी। उसने काफी लोगों की हत्या की थी। वह हमेशा पहाड़ पर ही रहता था। वह आमतौर पर मुर्गियां मारता था और शिकार करता था। वह लोगों को मारने के लिए कहां जाएगा?
बूढ़े व्यक्ति के साथ लगातार मुक्केबाजी करने से उसकी ताकत और भी निखर गई थी। लेकिन नुकसान तो नुकसान ही होता है। बहाने बेकार थे। उसने लुओ यान को ध्यान से देखा। सू चेन की निगाहें आराम से बैठे हुए जू हाओ पर पड़ीं। उसकी आंखों में हत्या का इरादा और गुस्सा और भी प्रबल हो गया। उसकी मंगेतर को चुराना, उसकी छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ करना, और अब उसे इस तरह अपमानित करना, ये शत्रुता कभी सुलझने योग्य नहीं थी। अगर उसने जू हाओ को नहीं मारा तो उसने कसम खाई कि वह मर्द नहीं कहलाएगा। हालांकि सू चेन को अपनी भयानक शारीरिक स्थिति का एहसास था। अब जू हाओ को मारना नामुमकिन था। इसके विपरीत, अगर जू हाओ उसे मारना चाहता तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। क्या अनिच्छुक, फिर भी मुझे मारना चाहते हो? उसकी निगाहों को देखकर जू हाओ ने एक भान उठाए। उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था। देखो तुम कितने निकम्मे हो, तुम मेरे भतीजे को भी नहीं हरा सके जो तुमसे 2 छोटे स्तर ऊपर है, तुम्हारा क्या उपयोग है? तिरस्कारपूर्ण और उपहास भरे शब्द अदृश्य तेज तलवारों की तरह थे। सू चेन के दिल में छुरा घोंपना, उसके आंतरिक अंगों में हलचल मच गई। उसके गले में खून का एक घूंट उमड़ आया, जिसे वह थूकने ही वाला था। लेकिन उसने खुद को मजबूर करके उस बात को दबा लिया। हत्या करने की उग्र इच्छा को दबाना। सू चेन की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। उनकी वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी। उसे अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ी। सू चेन के मन में पीछे हटने का विचार आया। उसने बड़ी मुश्किल से सांस ली। अपनी बची हुई आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह तेजी से दूर भाग गया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण लुओ यान का चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन जू हाओ की बातें सुनते ही उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया, जैसे किसी बर्तन की तली काली हो जाती है। जू हाओ ने बार बार उसे भतीजा कहकर पुकारा। लुओ यान खुद को पागल होने से नहीं रोक सकी, लेकिन जू हाओ की धमकी के कारण उसने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। सू चेन को भागते देख लुओ यान का दिल हिल उठा। 565 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? वह जोर से दहाड़ा। उसने उसका पीछा करने के लिए अपनी आखिरी ताकत भी जुटाई। अगर वह अभी नहीं गया तो लुओ यान को चिंता थी कि जू हाओ उस पर हमला कर देगा। उसने जू हाओ को सू चेन से निपटने में मदद की थी क्योंकि सू चेन से उसे खतरा महसूस हो रहा था। उन दोनों के बीच गहरी नफरत थी। अगर जू हाओ इस समय उस पर हमला करने की कोशिश करे, वह किसी काटने की मेज पर रखी मछली की तरह होगा, दूसरों की दया पर निर्भर। लुओ यान उसके पीछे भागा, ये सोचकर कि क्या वह सू चेन से बात करके मामले को सुलझा सकता है और जू हाओ से निपटने के लिए उसके साथ मिलकर काम कर सकता है। डिंग! लुओ यान गुस्से से आग बबूला हो गई। उसका भावनात्मक स्तर 1000 गुना बढ़ गया। डिंग! सू चेन का प्रोटोप्लास्ट अलग हो गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1001। ये देखकर कि वह कुछ दूरी तक बच निकला है और कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, लुओ यान ने आगे बेतहाशा दौड़ रहे सू चेन पर चिल्लाया। भाई, एक पल रुकिए। किसे पता था कि सू चेन और भी तेज दौड़ेगा? भाई, तुम्हारा भाई कौन है? धिक्कार है। लुओ यान ने मन ही मन गाली दी। उसने मुंह भरकर खून थूका और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। भाई, चलो ठीक से बात करते हैं। मुझे भी जू हाओ से गहरी नफरत है। हम मिलकर इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि उससे कैसे निपटा जाए। जैसे ही वह बोला, सू चेन धीरे धीरे रुक गया। उसने दूर से अनिश्चित निगाहों से लुओ यान को देखा। अंततः उसने दौड़ना बंद कर दिया। लुओ यान रुकी, कुछ गहरी सांसें लीं और बोली, मैंने अभी अभी तुमसे जान की बाजी लगाकर इसलिए लड़ाई की क्योंकि जू हाओ ने मुझे धमकी दी थी। जू हाओ और मेरे बीच एक अटूट, गहरी नफरत है। सू चेन ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उसके चोटिल और सूजे हुए चेहरे के साथ मिलकर वह विकृत दिख रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या तुम जू हाओ के भतीजे नहीं हो? लुओ यान का दम घुटने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं जू हाओ के साथ ऐसे किसी भी संबंध को स्वीकार नहीं करता। उसने मेरी छोटी चाची को धोखा दिया और खुद को उनकी छोटी चाची का पति बताया। तुरंत ही लुओ यान ने जू हाओ के सभी बुरे कामों का ब्यौरा दे दिया। इसमें यह भी शामिल है कि जू हाओ ने अपनी प्रेमिका यान वू मेई के खिलाफ किस तरह साजिश रची, और उसने अपनी छोटी चाची और झाओ लिंगर को कैसे धोखा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि वे आज क्यों आए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जू हाओ ने अपनी प्रेमिका झाओ लिंग एर को धमकी दी थी। लुओ यान के चेहरे पर घृणा और क्रोध का भाव देखकर सू चेन की आंखों में मौजूद संदेह धीरे धीरे गायब हो गया। उन्होंने लुओ यान की बातों पर विश्वास किया। जू हाओ के बारे में उनकी समझ के आधार पर वह वास्तव में ऐसी चीजें करने में सक्षम थे।
लुओ यान और सू चेन के चले जाने के बाद जू हाओ ने उनका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने होंग qianwei की ओर मुस्कुराते हुए देखा। होंग qianwei, आप हार गए। दोनों के बीच हुए युद्ध से उबरने में होंग qianwei को काफी समय लगा। ये दोनों पक्षों की हार साबित हुई। उसने जू हाओ के साथ लगी अपनी शर्त के बारे में सोचा। उसने सू चेन की जीत पर दांव लगाया था। सू चेन अब भाग चुका था। भले ही सू चेन को हारने वालों में न गिना जाए, लेकिन ड्रॉ का मतलब भी उसकी हार ही थी। और हारने की सजा ये थी कि वापस जाकर खुद को साफ सुथरा करना था और जू हाओ की कृपा की प्रतीक्षा करनी थी। होंग qianwei का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन उन दोनों को कोसना शुरू कर दिया। क्या सू चेन हुआजिन शिखर का विशेषज्ञ था? वह हुआ जिनके विशेषज्ञ को भी नहीं हरा सका। कितना व्यर्थ। लुओ यान भी मरने लायक थी। तुमने इतनी बेताबी से लड़ाई क्यों की? क्या आज्ञाकारी होकर मर जाना बेहतर नहीं होगा? अपनी आंखों में हत्या का इरादा लिए होंग qianwei ने जू हाओ से कहा, गुरुजी, क्या मुझे अभी जाकर उन्हें मार देना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। जू हाओ ने हाथ हिलाया। होंग qianwei थोड़ी अनिच्छुक थी। इन दोनों की वजह से वह लगभग अपनी कौमार्य खो बैठी थी और वह चाहती थी कि काश वह उन्हें तुरंत मार डालती। उनका मास्टर के प्रति द्वेष है। मुझे डर है कि वे आपस में मिल सकते हैं। मुझे पता है, हो सकता है कि वे पहले ही किसी समझौते पर पहुंच चुके हों और मेरी पीठ पीछे मुझे कोस रहे हों। जू हाओ ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। वह एक मास्टरमाइंड की तरह था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करता था। सू चेन, लुओ यान और यहाँ तक कि वह खुद भी शतरंज के बोर्ड पर मोहरे की तरह थी। उनमें केवल हेरफेर किया जा सकता था। अगर वे आपस में मिल भी जाएं, तो उससे क्या फायदा होगा? एक शब्द ही उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है। उन्हें कुछ समय के लिए अपना रिश्ता पनपने दो। फिर उनमें से एक द्वारा दूसरे को धोखा देना बहुत रोमांचक होगा। होंग qianwei की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तो ये थी जू हाओ की योजना। उसने सोचा कि वे दोनों काफी मजबूत थे और उनका एक साझा दुश्मन था, इसलिए वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे और एक ही तरह की दुर्दशा से जूझते थे। वे निश्चित रूप से अच्छे भाई बनेंगे जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। यदि उस समय उनमें से कोई एक अचानक दूसरे के साथ विश्वासघात कर दे, तो दूसरे को विश्वासघात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोनों का दिल दुख से भर जाएगा। दूसरे को भाई के विश्वासघात का दर्द सहना पड़ेगा। दिल को मार डालना, बहुत निर्दयी। होंग qianwei को समझ नहीं आया कि जू हाओ उन्हें इस तरह क्यों सताना चाहता था। चूंकि वे दुश्मन थे, तो क्या उन्हें मार देना ज्यादा आसान नहीं होता? 566 AI मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। क्यों परेशान हो? बेशक, उसे नहीं पता था कि जू हाओ भावनात्मक मूल्य प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा था। इस घटना के बाद सू चेन की किस्मत आधे से भी ज्यादा खराब हो गई। लुओ यान के पास केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था। एक और दौर की साजिश रचने के बाद वह उसे उसके रास्ते पर भेज सकता था। उसने उन दोनों पर विशेष रूप से नजर रखने के लिए लोगों को तैनात किया था, ताकि कोई दुर्घटना न हो। सब कुछ नियंत्रण में था। चलो वापस चलते हैं, और मेरे लिए साफ सुथरा होने और इंतजार करने के लिए समय निकालना मत भूलना। जू हाओ ने अपनी नजर उस दिशा से हटा ली जहां से वे दोनों गए थे। रेड रोज का मन उथल पुथल में था। उसने जू हाओ के लिए कार का दरवाजा खोला, फिर खुद अंदर बैठी और जू परिवार की ओर गाड़ी चला दी। जू परिवार विला यानवू में ही सुबह आई थी और लगभग एक दिन से वहीं थी। इस दौरान वह अपनी अच्छी बहन जू फेयान के साथ रही थी। जू हाओ के साथ उसके रिश्ते का खुलासा उसकी अच्छी बहन ने कर दिया था। हालांकि उसे माफ कर दिया गया था, वह अब भी थोड़ी चिंतित थी। उसने अपनी दोस्ती को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने की योजना बनाई। यानवू मेई के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। दोनों फिर से अपनी पिछली स्थिति में लौट आए थे, जहां वे सब कुछ आपस में साझा करते थे। हालांकि जू फेयान द्वारा कभी कभार पूछे जाने वाले कुछ सवालों का सामना करते हुए उसे बोलना मुश्किल लगता था। उदाहरण के लिए, जब उसने उससे पूछा, वह और जू हाओ अंतिम चरण तक कब पहुंचे, वे कुल कितनी बार एक साथ रहे थे, प्रत्येक बार कितनी देर तक चला। उसने सुना था कि जू हाओ बहुत शक्तिशाली है, क्या वह उसका सामना कर पाएगी? ये कुछ अजीब सवाल थे। यानवू मेई का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या एक बेटी को ये सवाल पूछने चाहिए? उसे लगा कि उसकी अच्छी बहन का जू हाओ के प्रति रवैया सही नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पितृभक्ति की प्रकृति में बदलाव आ गया हो? यानवू मेई का ऐसा सोचना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जू फेयान का व्यवहार बहुत ही स्पष्ट था। उसने बिना किसी स्पष्ट कारण के निजी मामलों के बारे में पूछताछ की।
हर कुछ वाक्यों के बाद वह पिताजी का जिक्र करती थी। इसका कुछ श्रेय जू हाओ के व्यवहारिक शिक्षण को जाता है, जिसने लगातार उनके रिश्ते को मजबूत किया। और इसका कुछ श्रेय मैंडरिन डक टैंग डाओ की उस जोड़ी को जाता है जो जू हाओ ने उसे दी थी। मंदारिन डक तांग डाओ को 2 ब्लेडों में विभाजित किया गया था। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से जोड़ों द्वारा अपने आपसी संबंधों को बनाए रखने के लिए किया जाता था। एक वस्तु जू फेयान के हाथ में थी। The other was in Zhu Hao's pocket dimension. Out of guilt towards her good sister, Yan Wume answered some of Zhu Feiyan's questions. Zhu Feiyan was repeatedly shocked. She finally understood what the beautiful stepmother meant by, "Your dad is very powerful." He was more than powerful, he was simply heaven-defying. Other men were simply incomparable. Just as Zhu Feiyan continued to pester Yan Wume with questions, Zhu Hao returned. This time, upon seeing Zhu Hao, Zhu Feiyan did not go forward to greet him as usual. Her gaze towards Zhu Hao was incredibly complex. Anyone who learned that their dad was with their good sister would find it hard to accept. Zhu Feiyan was still relatively good. She didn't throw a major tantrum. Yan Wume, on the other hand, kept giving Zhu Hao glances, signaling that their relationship had been discovered. Zhu Hao nodded to her, indicating he knew, telling her not to worry. "Brother Hao, you're back. Just in time to eat together." Su Wangqiu came out, her belly big with pregnancy. Seeing Zhu Hao, she greeted him. She also called Zhu Feiyan and Yan Wume. Yan Wume always felt a bit intimidated when facing Su Wangqiu. Zhu Feiyan had told her that her stepmother, Zhu Hao's official wife, already knew about their relationship. She wanted to refuse but couldn't bring herself to say it. So, she nervously came to the living room with them. Throughout the meal, Yan Wume felt uncomfortable, because she discovered, among the women staying at the Zhu family, except for the 2 youngest Zhu family sisters, their gazes towards her were all off. It was one thing for Zhu Feiyan and Su Wangqiu to know. But why were Zhu Hongsu Wang and her best friend also looking at her strangely? After dinner, before Yan Wume could breathe a sigh of relief, Su Wangqiu approached her. "Wume, can we talk?" Oh, okay. Knowing that Su Wangqiu wanted to talk about her and Zhu Hao, Yan Wume followed her to the courtyard. "शांत हो जाओ, घबराओ मत। मुझे भाई हाओ के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में बहुत पहले से ही पता था।" सु वानकियू ने सीधे मुद्दे पर बात की। यान वूमेई चौंक गई। क्या सु वानकियू को उसके और जू हाओ के रिश्ते के बारे में काफी समय से पता था? तो फिर उसने उसके लिए कोई परेशानी क्यों नहीं खड़ी की? अनायास ही यान वूमेई को जू फेयान के शब्द याद आ गए। सु वानकियू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि यान वूमेई को इसका कुछ हद तक अंदाजा था, फिर भी उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका अपना प्रेमी किसी दूसरी महिला के साथ था। उसने बिल्कुल भी आपत्ति नहीं जताई। क्या वाकई दुनिया में इतनी अच्छी पत्नियां होती हैं? उसकी शंका भरी नजर देखकर सु वानकियू मुस्कुराए। मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि भाई हाओ कितने शक्तिशाली हैं, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना? रुका हुआ इमेज समस्याग्रस्त विज्ञापन। इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। 566/2099 26.97%। AI मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। क्या आपको लगता है कि मैं अकेले ही उसका मुकाबला कर पाऊंगी? यान वूमेई अचानक समझ गई। सु वानकियू एक साधारण व्यक्ति है, भले ही उसकी हुआ शक्ति और अद्भुत शारीरिक बनावट हो। वह अब भी जू हाओ के सामने पूरी तरह से वश में रहेगी। और यह सामान्य परिस्थितियों में था। यदि जू हाओ अपनी बिजली की शक्ति का प्रयोग करे, वह और भी अधिक असुरक्षित हो जाएगी। यान वूमेई को आश्चर्य हुए बिना नहीं रह सकी। चूंकि सु वानकियू को कोई आपत्ति नहीं थी, उसने उससे मिलने की कोशिश क्यों की? मानो उसकी उलझन को भांपते हुए सु वानकियू ने आगे कहा, हाओगे पहले से ही बहुत शक्तिशाली है और मैं अब गर्भवती हूँ, इसलिए मुझे संयमित रहने की जरूरत है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आपको बता सकूं कि मेरी वजह से आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अच्छा होगा अगर तुम अक्सर आकर हाओगे का साथ दो, वानलिंग अकेले इसे संभाल नहीं सकती। अरे, आपको अभी तक पता नहीं है ना? वानलिंग भी हाओगे की प्रेमिका है। बोलने के बाद सु वानकियू ने मुस्कुराते हुए यान वूमेई की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव देखने के लिए तैयार हूँ। यान वूमेई का भाव भंगिमा वाकई बहुत दिलचस्प था। जू हाओ के अन्य स्त्रियों के साथ संबंध थे। हालांकि उसने इसके बारे में पहली बार सुना था और वह कुछ हद तक हैरान थी,
लेकिन उसे इसका कुछ हद तक अनुमान भी था। लेकिन सू वानकियू के मुंह से ये सुनकर भी वह चौंक गई। इसका मतलब ये था कि सू वानकियू ने भी उसी की तरह वानलिंग नाम की महिला को स्वीकार किया था। एक मिनट रुकिए, वानलिंग। यान वू मेई को अचानक एक विचार आया। क्या जू होंगजून के सबसे अच्छे दोस्त का नाम जियो वानलिंग नहीं था? क्या ये वही हो सकती है? क्या जू हाओ ने लिंगर की सबसे अच्छी दोस्त के पीछे भी पड़ गया था? यान वू मेई ने अविश्वास से सू वानकियू को देखा। सू वानकियू ने उसकी ओर सहमति में सिर हिलाया। यान वू मेई स्तब्ध रह गई। खरगोश अपने बिल के पास की घास नहीं खाता है, लेकिन जू हाओ कुशल था। वह विशेष रूप से अपने बिल के पास की घास की तलाश में जाता था। उसने अपनी बेटियों पर हाथ नहीं उठाया था, इसलिए उसमें अभी भी कुछ इंसानियत बाकी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जब जियाओ वानलिंग ने उसकी ओर देखा तो उसकी निगाहें कहीं और थीं। खबर को समझने के बाद सू वानकियू ने फिर कहा, वू मेई, तुम आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाती? वानलिंग भी घर पर है, इसलिए तुम दोनों आपस में कुछ बातें कर सकती हो। यान वू मेई का चेहरा पल भर में लाल हो गया। जू हाओ के साथ उसके अफेयर का खुलासा हो जाना पहले से ही काफी शर्मनाक था। अब सू वानकियू के निमंत्रण पर उसे जू हाओ और एक अन्य महिला के साथ ताश खेलने के कौशल पर चर्चा करनी थी। वह इतनी शर्मिंदा थी कि वह किसी गड्ढे में घुस जाना चाहती थी। एक सभ्य व्यक्ति मकान मालिक से झगड़ा क्यों करेगा? 215 दरवाजे के बाहर मंडराते रहो। ईर्ष्या, शर्म, टूटना, शूरा क्षेत्र। सू वानकियू से बात करने के बाद यान वू मेई स्तब्ध अवस्था में बैठक कक्ष में लौट आए। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। वह अभी भी सू वानकियू की कई बातों में डूबी हुई थी। क्या उसे यह कहना चाहिए कि सू वानकियू बड़े दिल वाली थी, या बड़े दिल वाली? उसने न केवल अपने पति के दूसरी महिलाओं को ढूंढने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, उसने तो उसे दलाली करने में भी मदद की। और उसने सिर्फ दलाली ही नहीं की, उसने दो को एक साथ भी लाया, जू हाओ की बेहतर सेवा करने के बहाने। ये किस प्रकार की दिव्य पत्नी थी? बहन यान। जब वह विचारों में डूबी हुई थी, तभी उसके बगल में एक आवाज सुनाई दी। यान वू मेई ने सिर घुमाकर देखा। कुछ देर बाद शियाओ वानलिंग करीब आ गई थी। उसने जू होंगजून के सबसे अच्छे दोस्त के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी। उनकी सबसे स्पष्ट स्मृति ये थी, एक बार जब वह जू परिवार में आई तो शियाओ वानलिंग मंडप में बैठकर चाय बना रही थी। उसका व्यवहार जल के समान कोमल था, मानो वह किसी प्रतिष्ठित परिवार की युवती हो। अब इसके बारे में सोच रहा हूँ। उस समय वह जिस तरह से जू हाओ को देखती थी, वह शायद पहले से ही जू हाओ की प्रेमिका थी, और वह अन्य महिलाओं के शामिल होने को भी स्वीकार कर सकती थी। सू वानकियू के गर्भवती होने से पहले वे लोग खूब खेलते होंगे। किसी व्यक्ति का चेहरा जानने का मतलब यह नहीं है कि आप उसके दिल को भी जान लें। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि शाओ वानलिंग, जो एक सभ्य युवती जैसी दिखती थी, ऐसा करना। लेकिन खूबसूरत और मनमोहक सू वानकियू के बारे में सोचकर छोड़ो, शाओ वानलिंग भी थोड़ी शर्मीली थी। जब वह पहले जू हाओ के साथ थी, सू वानकियू हमेशा उन्हें दूसरी महिलाओं को ढूंढने में मदद करती थी। सू वानकियू के साथ रहना सू वानकियू का ही विचार था। अब उसे व्यक्तिगत रूप से इस भावनात्मक आदान प्रदान को सुगम बनाना था। जियो वानलिंग अपमानित था, हालांकि यह कुछ हद तक शर्मनाक था। अपने शरीर की खातिर उसे यह रिश्ता जोड़ने का काम करना ही पड़ा। शाओ वानलिंग की पहल और यान वू मेई के साहसी व्यक्तित्व के कारण दोनों जल्दी ही एक दूसरे से परिचित हो गए। अपनी सबसे अच्छी दोस्त और यान वू मेई को एक साथ बातें करते देख जू होंगजून के चेहरे पर जटिल भाव थे। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त यान वू मेई और जू हाओ के रिश्ते के बारे में पता था। इतनी खुशी से बातें करते हुए वे दोनों क्या योजना बना रहे थे। जू होंगजून को कुछ दिन पहले की एक शाम याद आई। उसे शियाओ वानलिंग से कुछ बात करनी थी, इसलिए वह शियाओ वानलिंग के कमरे में गई। 568 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। लेकिन कोई नहीं मिला। अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, वह फिर से जू हाओ के कमरे में गई होगी। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त का इंतजार करती रही और लगभग भोर होने तक वापस नहीं लौटी। हालांकि जियाओ वानलिंग को पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन जब वह जू हाओ के साथ होती थी तो उसे थकान महसूस नहीं होती थी। लेकिन वह इसे हर दिन सहन नहीं कर सकती थी। इसे कौन सहन कर सकता है? शाओ वानलिंग ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से शिकायत की और फिर सू वानकियू को ढूंढने चली गई। वह एक अच्छी बहन ढूंढना चाहती थी। उस समय जू होंगजून अवाक रह गया। क्या ऐसी कोई चीज होती है? हालांकि वह जानती थी कि जू हाओ शक्तिशाली था,
उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। उसका नन्हा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब ऐसा लगता है उसकी सबसे अच्छी दोस्त को एक अच्छा निशाना मिल गया है। रानी की बड़ी बहन, जिसे पांचवी बहन ने बाहर पहचाना था। जूफेयान ने भी उन दोनों को एक साथ देखा और वह भी आश्चर्यचकित रह गई। ऐसा लगता है कि सिस्टर यान सिस्टर वानलिंग से परिचित नहीं है ना? वे इतनी उत्साहपूर्वक बातें क्यों कर रहे हैं? रात हो गई। यान वू मेई पहली बार घर पर रह रही थी। जूफेयान को डर था कि वह शायद इसकी आदी न हो, इसलिए उसने उसे अपने कमरे में आमंत्रित किया। उन दोनों ने काफी समय से एक दूसरे से खुलकर बातचीत नहीं की थी। हालांकि जब वे बातचीत कर रहे थे, यान वू मेई बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। जूफेयान को यह अजीब लगा। एक निश्चित क्षण तक यान वू मेई ने कहा कि वह आराम करने वापस जा रही है। जूफेयान के कमरे से निकलने के बाद यान वू मेई का नन्हा दिल लगातार धड़कता रहा। वह सीधे जू हाओ के कमरे की ओर चली गई। इस समय उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और उसकी सतर्कता भंग हो गई थी। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक छोटी सी पूंछ चुपके से उसके पीछे पीछे चल रही है। जूफेयान की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। अजीब बात है, सिस्टर यान का कमरा इस दिशा में नहीं है। वह इस तरफ क्यों चल रही है? क्या ये शौचालय जाने के लिए हो सकता है? कमरे में एक निजी बाथरूम है। जूफेयान असमंजस में थी। उसकी निगाहें बारीकी से उसका पीछा कर रही थीं। जल्द ही उसे पता चल गया कि रानी की बड़ी बहन क्या करने वाली है। यान वू मेई चलकर जू हाओ के कमरे तक गई। दाएं बाएं देखने के बाद उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जूफेयान ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में सदमे के भाव थे। ये लोमड़ी की आत्मा कुछ ज्यादा ही साहसी है ना? वह पकड़े जाने से डरे बिना घर पर भी पिताजी को ढूंढने की हिम्मत करती है। हालांकि जू हाओ की शक्ति के बारे में सोचकर और यह जानकर कि खूबसूरत सौतेली माँ भी इसका समर्थन करती है, जूफेयान को राहत महसूस हुई। लेकिन उसे अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उस बेचैनी को भांपकर जूफेयान चौंक गई। क्या उसने यान वू मेई को पहले ही माफ नहीं कर दिया था? उसे यह अप्रिय अनुभूति क्यों हो रही थी? यान वू मेई अपने पिता की समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करने जा रही थी। उसे समझना चाहिए, क्या मेरी सोच में कोई समस्या है? जूफेयान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने तुरंत उन विद्रोही विचारों को त्याग दिया। ये सही है, कई बहनें घर पर हैं। अगर यान वू मेई आधी रात को पिताजी को ढूंढने जाती है और कोई हंगामा करती है, तो अगर दूसरी बहनों को पता चल जाए तो ये बुरा होगा। इसी वजह से वह असहज महसूस कर रही थी। यह ऐसा ही होना चाहिए। ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि वह ईर्ष्यालु है। जूफेयान लगातार अपने बचाव में बहाने बनाती रही। फॉक्स स्पिरिट, बाहर तो सब ठीक है, लेकिन अब तुम घर में आग लगा रहे हो। अपने लिए एक वैध कारण ढूंढना। जूफेयान यान वू मेई से अप्रसन्न हो गए। वह घृणा भरी निगाहों से दरवाजे की ओर देखने लगी और वापस सोने की तैयारी करने लगी। अचानक उसके कदम रुक गए। वह जल्दी से छिप गई, क्योंकि उसने पता लगा लिया था एक और आकृति आ रही थी। डार्क एनर्जी लेट स्टेज ने उसे कुछ हद तक रात्रि दृष्टि प्रदान की। उसने शियाओ वानलिंग को देखते ही पहचान लिया। तीसरी बहन जू होंगजून की सबसे अच्छी दोस्त। वह इस समय बाहर क्या कर रही है? उन्होंने कब जाना है? जब जूफेयान अचंभित होकर देख रही थी, तभी शियाओ वानलिंग जू हाओ के दरवाजे की ओर चली गई। उसने स्वाभाविक रूप से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। भिनभिनाहट। जूफेयान का सिर भिनभिना रहा था। जियाओ वानलिंग जू हाओ के कमरे में क्या कर रही है? क्या इसका उद्देश्य चाय बनाने की कला सीखना हो सकता है? बहुत देर हो चुकी है, जाहिर है नहीं। केवल एक ही संभावना है, खुद को पापा की बाहों में झोंक देना। अप्रत्याशित रूप से सिस्टर वानलिंग का भी पापा के साथ इसी तरह का रिश्ता है। सिस्टर वानलिंग इसे बहुत गहराई से छिपाती है ना? वह आमतौर पर सौम्य और सभ्य दिखती है और तीसरी बहन के साथ एक सबसे अच्छी दोस्त की तरह व्यवहार करती है। लेकिन फिर वह रात में चुपके से पापा के बेडरूम में आती है। क्या आप तीसरी बहन बनने के योग्य हैं? जूफेयान के दिल में कड़वाहट और भी बढ़ गई। 569 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। 1 मिनट रुकिए, सिस्टर यान अभी अंदर हैं। क्या उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था? ये खत्म हो गया। जूफेयान पहले से ही उन दोनों महिलाओं के एक दूसरे का सामना करने की कल्पना कर सकती थी। उन्हें एहसास होगा कि उन दोनों का जू हाओ के साथ संबंध था और शूरा का मैदान फट पड़ेगा। जू परिवार में हंगामा मच जाएगा। जूफेयान चिंतित दिख रही थी। उसने जाकर देखने का फैसला किया।
अगर दोनों महिलाएं आपस में झगड़ने लगे तो वह मध्यस्थता भी कर सकती है। इसलिए जू फेयान दबे पांव चुपके से जू हाओ के कमरे के दरवाजे तक गई। अप्रत्याशित रूप से कमरे से कोई तेज आवाज नहीं आ रही थी। बहुत शांति थी। शांति की बात करें तो कुछ ही क्षण बाद शरारती धक्का मुक्की की आवाजें सुनाई देने लगी। जू फेयान की अभिव्यक्ति बदलती रही। उसका चेहरा सचमुच देखने लायक था। उसने सोचा था कि दोनों महिलाएं शूरा क्षेत्र में भड़क उठेंगी। उसे ऐसी सद्भाव की कभी उम्मीद नहीं थी। उनका रिश्ता अच्छा लग रहा था और वे एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। डिंग, यान वू मेई बेहद शर्मीली है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 963। डिंग, जू फेयान पूरी तरह से स्तब्ध है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 852। जू फेयान को जू हाओ और यान वू मेई की ताकत का पता था। दरवाजे से देखते समय भी वह सतर्क थी। वह कोने में छिप गई, लेकिन जैसे जैसे वह छुपकर बातें सुनती रही, उसका मन उनमें मग्न होता चला गया। उसका शरीर अनजाने में बाहर की ओर झुक गया। वह और स्पष्ट रूप से सुनना चाहती थी। उसका सिर धीरे धीरे बाहर की ओर फैल गया। बैंग, वह किसी चीज से टकरा गई। यह एक और सिर था। जू फेयान ने ध्यान से देखा और बहुत घबरा गई। तीसरी बहन। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह सदमे में पलकें झपकाते हुए इशारा करने लगी। तुम यहाँ क्यों हो? जू होंग जून का दिमाग जू फेयान जितना कठोर नहीं था, जो अक्सर मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था। जब उसे चोट लगी तो उसे बहुत दर्द हुआ। अपना सिर ढांकते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। जू फेयान के यहाँ होने से वह भी हैरान थी। जू होंग जून जानती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने यान वू मेई को सहायक के रूप में नियुक्त किया था। वह काफी उत्सुक थी, इसलिए देखने के लिए आई। जैसे ही वह बाहर निकल रही थी, उसका सिर उसकी छोटी बहन के सिर से टकरा गया। जू फेयान ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है। वह जू फेयान से ये भी पूछना चाहती थी कि वह यहाँ क्या कर रही है। अपने मन में एक विचार आते ही उसे बात समझ आ गई। जू फेयान को अपनी बड़ी बहन यान वू मेई और जू हाओ के बारे में जरूर पता चल गया होगा। उसने आह भरी, क्योंकि उसने शुरू में इसे अपनी छोटी बहनों से छिपाने का इरादा किया था। लेकिन फिर भी उसका पता चल गया। ये स्पष्टीकरण देने का स्थान नहीं था। जू होंग जून ने जू फेयान का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चली गई। वे कमरे में सोफे पर बैठ गए। बत्तियां जल गईं। दोनों के चेहरे लाल हो गए थे। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों ने अनजाने में ही नजरें हटा लीं। कमरे में एक असहज माहौल छा गया। जू फेयान ने चुप्पी तोड़ी। वह खुद को सवाल पूछने से रोक नहीं पाए। तीसरी बहन, तुम पापा के कमरे के बाहर क्यों थी? जू होंग जून ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने जवाब दिया, और तुम कमरे के बाहर क्यों थी? मैं सिस्टर यान के पीछे पीछे गई थी। उसे एहसास हुआ कि उससे कुछ बात अनजाने में निकल गई है। जू फेयान ने झट से अपना मुंह ढक लिया। ठीक है, इसे छुपाने की कोशिश मत करो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। जू होंग जून ने अपनी छोटी बहन पर आंखें घुमाईं। जू फेयान की आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल उसकी तरह। उनकी और यान वू मेई की धारणा के अनुसार जब वे वहां से निकले तो उन्होंने किसी और को नहीं देखा था। जू होंग जून यान वू मेई का पीछा करते हुए पिताजी के कमरे में नहीं जा सकता था। यदि आप यान वू मेई का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह निश्चित रूप से शियाओ वानलिंग का अनुसरण कर रहा होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही जू फेयान लगभग उछल पड़ी। जू होंग जून बहुत शांत थे। उन्हें सिस्टर वानलिंग और पिताजी के रिश्ते के बारे में बहुत पहले से ही पता था। ये जानना जरूरी है, सिस्टर वानलिंग थर्ड सिस्टर की सबसे अच्छी दोस्त हैं। क्या तीसरी बहन इसे स्वीकार कर पाएगी? जू फेयान ने अचंभित होकर पूछा। तीसरी बहन, क्या आपको पता है कि बहन वानलिंग और पिताजी साथ हैं? जू होंग जून ने उसकी ओर देखा। हाँ, और मैं आपकी बड़ी बहन और पिताजी के बारे में भी जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वे आज रात साथ हैं। क्योंकि पांचवी बहन को पहले से ही पता था। उसने इसे छिपाना ही बंद कर दिया। जू फेयान को विश्वास नहीं हुआ। तीसरी बहन को इतना कुछ पता था। अगर उसने ये पुष्टि न की होती कि तीसरी बहन भी दरवाजे पर है, उसे लगा होगा कि वह इसमें शामिल थी। अगला -570 AI मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। जू होंग जून ने जो कुछ हुआ था उसका ब्यौरा देना शुरू किया। जू फेयान ये सब सुनकर पूरी तरह से अचंभित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टर वानलिंग ने ही उन दोनों को आज पापा के कमरे में जाने का सुझाव दिया था। कारण ये था कि वह इसे और सहन नहीं कर सकती थी। जू फेयान अवाक रह गई। एक बार फिर उसने पिताजी की शक्ति को महसूस किया। ताजे फूलों की तलाश है।
जू होंगजूंग ने उसे चेतावनी दी, यह मामला सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच का है, दोनों छोटी बहनों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तीसरी बहन, चिंता मत करो, मुझे पता है। कुछ देर बाद जू फेयान ने आखिरकार इस खबर को पचा लिया। तब एक सवाल सामने आया। उसने शक की निगाह से जू होंगजूंग को देखा। तीसरी बहन, चूंकि तुम बहन वानलिंग और पिताजी के बारे में पहले से ही जानती हो, तो आज रात तुमने कितनी बार चुपके से दरवाजे तक जाने जैसा कुछ किया है? उसकी आवाज में बारीकी से जांच पड़ताल का भाव था। जू होंगजूंग की निगाहें इधर उधर भटक गईं। उसने अपनी छोटी बहन की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। बस एक बार, मुझे डर था कि कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने जांचने के लिए उसका पीछा किया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। हे, क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? जू फियान ने उपहास किया। उसकी आंखें घूमी और उसने धमकी दी, तुम सच बता दो, नहीं तो मैं पिताजी को बता दूंगी कि तुम सचमुच आधी रात को। जू फेयान के बोलने से पहले ही जू होंगजूंग ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उसने शर्म और झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, तुम पापा को बिल्कुल नहीं बता सकती, वरना मैं बहन का रिश्ता तोड़ दूंगी। जू फेयान ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। तो मेरे सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए, जू होंगजूंग ने संकोचपूर्वक कहा। दरअसल ऐसा बहुत बार नहीं हुआ था। जू फेयान को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसने अपनी बड़ी बहन को पकड़ लिया और उससे लगातार सवाल करती रही। अगली सुबह जू फेयान ने जम्हाई ली और उठ गई। पिछली रात वह अपनी तीसरी बहन के कमरे में सोई थी। उसने अपनी तीसरी बहन को रात भर परेशान किया और उसके कान में रहस्य फुसफुसाए। सौभाग्य से उसकी शारीरिक क्षमता अच्छी थी। उसे ज्यादा देर तक नींद नहीं आई और वह तरोताजा महसूस करने लगी। वह हमेशा की तरह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण मैदान में गई। उसने ताई ची के कुछ आसन किए जो जू हाओ ने उसे सिखाए थे। ये तो ईश्वरीय स्तर की ताई ची थी। लगातार अभ्यास करने से उसकी ताकत बढ़ सकती है। मार्शल आर्ट का पूरा सेट खत्म करने के बाद ऐसा लगा मानो कुछ बंधन टूट गए हों। जू फियान की आभा बढ़ गई। जू फियान पल भर में ही बेहद खुश हो गई। क्या ये किसी अभूतपूर्व सफलता की लय थी? कुछ क्षण बाद उसने तेजी से महसूस किया कि उसकी शक्ति डार्क फोर्स पीक तक पहुंच रही है। जू फेयान का चेहरा खुशी से खिल उठा था। वह जू हाओ को ढूंढने के लिए बेताब थी। जू हाओ ने उससे कहा था कि जब तक वह डार्क फोर्स पीक तक पहुंच जाएगी, वह उसे एक सरप्राइज देगा। ये हुआ शक्ति तक पहुंचने के बारे में था। जू हाओ भी उठ गया था और आंगन में चाय पी रहा था। जू फेयान तुरंत उससे मिलने गई। उसने खुशी और उत्साह से अपना हाथ जू हाओ के हाथ में डाल दिया। पिताजी, मैं डार्क फोर्स पीक तक पहुंच गया हूं। आपने मुझे जो सरप्राइज देने का वादा किया था, वह कहां है? जू हाओ ने अपनी सफलता की आभा को महसूस किया। उन्होंने चाय की एक घूंट ली और कहा, इतनी जल्दी क्या है? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? फिर उसने एक दायरे को तोड़ने वाली गोली निकाली। उसके पास 5 रील ब्रेकिंग पिल्स थीं। उन्होंने बाय लिंग और यान वू मेई को क्रमशः दो वस्तुएं दी। एक उसने अपने लिए रखा था। शेष 2 में से एक लिंग एयर के लिए होगा और वह दूसरा हॉन कियान वेई को देने के बारे में सोच रहा था। जू हाओ भी उसे पढ़ा रहा था। उसे हुआजिन शिखर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब वह समय आएगा तो दायरे को तोड़ने वाली गोली लेने के बाद उसके पास एक ऐसा निजी अंगरक्षक होगा जिसकी शक्ति हुआ की शक्ति से कहीं अधिक होगी। जू हाओ के हाथ में मौजूद गोली को देखकर तेज औषधीय सुगंध आ रही थी। जू फेयान का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। इसी तरह की एक गोली लेने के बाद, जिसे शायद मज्जा शुद्धिकरण गोली कहा जाता था, उसका पुनर्जन्म हुआ था। वह न केवल और अधिक सुंदर हो गई, उसकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा में भी सुधार हुआ। तभी वह महज आधे साल में आंतरिक शक्ति के प्रारंभिक चरण से लेकर डार्क फोर्स के चरम स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो पाए। खुशी खुशी गोली लेते हुए जू फेयान बाथरूम की ओर भागने ही वाली थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली लेने के बाद किया था। यह एक लोक भेदन गोली है। इसे लेने से आपको सीधे हुआ शक्ति तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। आपको शौचालय जाने की आवश्यकता नहीं है। जू फियान ने सिर हिलाया। पिताजी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने अपना मुंह खोला और गोली खा ली। लोक को नष्ट करने वाली गोली उसके मुंह में प्रवेश करते ही पिघल गई और अनगिनत गर्म धाराओं में परिवर्तित हो गई जो उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होने लगी। जू फेयान को तुरंत पूरे शरीर में गर्माहट और विशेष रूप से आरामदायक महसूस हुआ। कुछ ही क्षण में उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। जू फेयान बेहद उत्साहित थी। वह अंततः ग्रैंड मास्टर बनने जा रही थी।
उसकी शक्ति में लगातार वृद्धि महसूस हो रही थी। जू फेयान हुआ शक्ति के स्तर तक पहुंचने की खुशी में मग्न थी। लेकिन तभी अचानक एक बदलाव आया। उसकी आभा में तेजी से वृद्धि हुई। उन्होंने हुआ शक्ति के स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली, क्योंकि जू फेयान उस शक्ति को एक पल के लिए भी नियंत्रित नहीं कर सकी। शक्तिशाली आभा चारों ओर फैल गई। इससे उसके शरीर पर मौजूद सारे कपड़े चूर चूर हो गए।